पीपल्स पार्टी एक तरफ कह रही है हम क्लीन स्वीप करेंगे, दूसरी तरफ कह रही है लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं मिल रही। लेवल प्लेइंग फील्ड का रोना अभी से रोना इस बात की निशानदही करता है कि हमारी मुखालिफ जमातों को ये बात मालूम हो चुकी है कि 21 अक्टूबर के बाद पाकिस्तान की अवाम ने नवाज शरीफ के हक में जो फील्ड है उसका ऐलान भी कर दिया है और इंशाल्लाह चौथी दफा वजीर आजम नवाज शरीफ के हक में वो ऐलान 21 अक्टूबर को हो चुका। हमने तो लेवल प्लेइंग फील्ड की बात की है, हमने तो एवन फील्ड की बात इनके साथ नहीं की जो इतना वो चीख रहे हैं, और जब हम इलेक्शन की बात करते हैं तो इनको पसीने आ जाते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। प्रोग्राम मुकाबले में मेरे और आमिर मतीन साहब की तरफ से तमाम देखने वालों को हम खुश आमदेद कहेंगे। नाज़रीन, पाकिस्तान के अंदर जो है आम इंतखाब का इलेक्शन का कह सकते हैं कि बिगल बच चुका है इस वक्त, मगर तुंदो तेज़ बयानात और इसके अलावा संगीन इल्ज़ामात, इन तमाम के जो पटाखे हैं वो भी साथ साथ अब फूट रहे हैं। जो माजी के इत्तेहादी थे वो आज एक दूसरे के शदीद मुखालफत के अंदर खड़े हमें नजर आते हैं। बिलावल भुट्टो सरदारी साहब ने यह दावा किया है, वो कहते हैं कि जी आइंदा जो भी वज़ीर आज़म होगा यकीनी तौर पर लाहौर से तो नहीं होगा, मगर नून लीग उसके ऊपर करारा जवाब दे चुकी है। उन्होंने कहा नहीं जी लाहौर से नहीं होगा, रायवंड से जरूर होगा। ये नून लीग ने अपना जवाब दिया है। पाकिस्तान की सियासत के ऊपर बात करेंगे, मगर इस वक्त हमारे मुल्क के अंदर जो हालिया दहशतगर्दी की लहर है उसके अंदर होशरुबा इजाफा हो चुका है। रवां साल सिक्योरिटी फोर्सेस के जानी नुकसानात की अगर मैं बात करूं तो वो 8 साल की बुलंद तरीन सतह के ऊपर इस वक्त हमें खड़े नजर आ रहे हैं। KPK के जनूबी अजला है बन्नू, टाक, डेरा इस्माइल खान, लकी मरवत दहशतगर्दों के खास निशाने के ऊपर है। दहशतगर्दी की ये जो मुनज़्ज़म तरीके से हमें पूरी लहर उठती भी नजर आ रही है, इसकी वजूहात क्या है, तदारुक करने की क्या जरूरत है ऐसे में जबकि 2 महीने के बाद पाकिस्तान के अंदर हमें इलेक्शन का मौसम बनता हुआ नजर आ रहा है। आमिर साहब, बस सियासत है, इलेक्शन है और हमारे यहाँ दहशतगर्दी के मामला हैं, इनके ऊपर 1 बाय 1 चलते हैं। मुझे पहले ये बताइए, एक कहता नहीं मैं बनाऊंगा, दूसरा कहता नहीं मैं बनाऊंगा, नफ्सियाती दबाव एक दूसरे के ऊपर बहुत ज्यादा बढ़ाने की कोशिश की जा रही है या जमीनी हकायक भी बिल्कुल एक जैसे ही हैं? नहीं, ये तो क्लियर था कि PDM जो एक अलायंस ज़रूर इनका पॉलिटिकल अलायंस था और वो इंतखाबी अलायंस कभी भी नहीं था, ना ही हो सकता था। सो लिहाजा वो जो अंग्रेज़ी में कहते हैं ऑल एट डैगर्स ड्रॉन, अब चाकू छुरियाँ निकल आई हैं, ग्लव्स आर ऑफ, दस्ताने भी उतर गए हैं और सियासत हो रही है। और हमारे यहाँ जो सियासत होती है वो आप मनफी सियासत ज़्यादा होती है, दूसरे की बेइज्जती करने से ज़्यादा अपने जो मंशूर होता है कि हम ये चीज़ें करके दिखाएंगे, इस पे वोट कम मिलता है, बजाय इसके वोट इस पे मिलता है कि जनाब ये जो मेरे मुखालफीन हैं ये मुझसे भी बहुत ज़्यादा बुरे लोग हैं और उनकी खराबियाँ निकाल के। दूसरा ये था कि जनाब हम जो है ना वो नवाज शरीफ सबको इकट्ठा करेंगे। मुल्क को इस वक्त एक बहुत ज़्यादा यहाँ पे इंस्टेबिलिटी हो गई है, आपस में नफरत, वो एक आएंगे जो कि सीमेंटिंग फोर्स है, सबको इकट्ठा करेंगे और फिर ये कौम मुल्क सल्तनत आगे तरक्की करेंगे। तो वो ऐसा होता हुआ नज़र नहीं आ रहा और थोड़ा सा मैं समझता हूँ कि नून लीग का इस हद तक वो दुरुस्त है कि ये अब सारों को याद आ गया है PDM की गवर्नमेंट के नकाइस निकालने में। सभी उसके अंदर शामिल थे, सभी जो हैं शामिल बाजा थे, मगर एकदम से अब पीपल्स पार्टी ऑफ कोर्स जो है वो तो कहना शुरू हो गई। बिलावल साहब ने ये तो कहा है, ज़ाहिर है उन्होंने अगर सियासत करनी है और पंजाब में वोट लेना है और सिंध में लेना है तो ये इनकी तारीफ़ें PDM की तो नहीं, तो PDM को डिफेंड किया ही नहीं जा सकता। तो उन्होंने पहले ही वो कह चुके हैं कि जनाब ये हमारे साथ धोखा हुआ और हम बड़े बेवकूफ़ थे, सादा थे कि जनाब हम इनकी बातों में आज आसिफ ज़रदारी साहब ने कहा कि मैंने शहबाज शरीफ को प्राइम मिनिस्टर बनवाया और सही कहते हैं, बिल्कुल उनके वोटों से ही बने, मगर बाद में जो है ना जो इन्होंने हमारे साथ किया बिल्कुल नहीं। ये सारे वो कानून बनाने में और उस चीज़ों में शराकत बाजी थी, देवर पार्ट ऑफ द गवर्नमेंट, उसको ओन करना, डिसओन नहीं किया था। साथ ही सारी पार्टी, पीपल्स पार्टी को भी एकदम से याद आ गई है कि 16 महीने की गवर्नमेंट करने के बाद के PDM को तो बहुत ही बुरी थी और हमारे साथ धोखा हो गया है। और साथ में कहते हैं हम चलाक भी बढ़ेंगे, इलेक्शन जीतेंगे, साथ में कहते हैं बेवकूफ़ भी बढ़े हैं कि हमें बेवकूफ़ आ गए, ये PDM वाले खुद प्राइम मिनिस्टर बन के हुकूमत के मजे ले गए। तो आप ये पहले बता दें आप चलाक हैं या बेवकूफ हैं, दोनों काम नहीं हो सकते। सही है, मुझे ऐड कर लेने दे, इस वक्त मुझे वेलकम कर लेने दे, आप अपनी बात कंप्लीट कर लीजिएगा। मुस्लिम लीग नून के नहायत सीनियर रहनुमा है खुरम दस्तगीर साहब, मुख्तलिफ ओहदों के ऊपर विराजमान भी रहे। बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू सो मच आपके वक्त के लिए। मैं बस खुरम साहब बहुत बहुत शुक्रिया आपके हमें ज्वाइन करने का। आपकी इजाज़त से मैं सिर्फ ये जो आर्गूमेंट तक कंप्लीट कर लूँ कि पीपल्स पार्टी कोई नहीं,
पावर के 16 महीने पीडीएम के तमाम जो 40 पार्टी में ना मजा लेने के बाद उनको भी एकदम से नकाइस याद आ गए हैं कि फॉर एग्जांपल जो है इवन महमूद खान अचकज़ई साहब का आज मैं बयान देख रहा था, उन्होंने कहा जी मैंने पीडीएम के दोस्तों को कहा है कि आप लोग खाई में गिर रहे हैं और ये बड़ा गलत किया। उन्होंने भी जो है ना वो 16 महीने की वो बहुत कर दी, सूबे के अंदर वो भी गवर्नमेंट का हिस्सा थे और पार्लियामेंट के अंदर भी वो जितना कितना उनका रह गया वो तक कोई नुमाइंदगी थोड़ी सी तो वो सपोर्ट ही करते रहे क्योंकि उस वक्त उनका कोई बयान नहीं आया था। और सबसे सख्त बातें तो अख्तर मेंगल साहब ने की हैं। उन्होंने कहा जी इन्होंने अपनी मामलात की राह हमवारे करने के लिए इन्होंने नायब के अंदर तरामीम की, इन्होंने असम्बली के फ्लोर पे एक दिन में 56 बिल पास किए। ये भी उस बिल के पास करने में इनकी तरफ से भी कोई याद नहीं पड़ता, बड़ा बयान। और साथ में उन्होंने ये भी कहा कि जनाब ये नवाज शरीफ की वापसी शकूक व शुबहात को जन्म देती है और उन्होंने अफसोस का इजहार करते हुए कहा कि हुकूमत अपने मुकदमात निपटाने के अलावा और कुछ ना कर सकी। तो ये बाकी तमाम पार्टियां जो उस वक्त हुकूमत का इवन मौलाना फजल रहमान भी इस तरह के बयान करते रहे हैं। तो पीडीएम के साथ जो है ये 16 महीने गवर्नमेंट करने के बाद एकदम से जो ये डिसओन करना, ये थोड़ी सी कई चीज़ों पे हम बड़े नून लीग के नाकिद हैं मगर ये ज्यादती है। मैं खुर्रम दस्तगीर साहब से ये स्टार्ट करना चाहूँगा कि ये बताएं सर कि हाँ नवाज शरीफ साहब का जो 2-3 बयानिए दिए गए थे, जो आपका नारा है 2-3 बारी मैं पूछता हूँ। पहले तो यही था कि वो आएंगे तो यहाँ पे सबको इकट्ठा करेंगे और ये पहले आज खबरें चलती रहीं कि जनाब कोई राब्ता हुआ है, फिलहाल कोई ऐसा राब्ता नहीं। आज बिलावल साहब ने कहा है कि जनाब ये शुरू में आए थे तो बातचीत हुई थी, हमारा कोई राब्ता नहीं है। और जिस तरह का बयान आज आए हैं और तवातर से पीपल्स पार्टी की तरफ से आ रहे हैं, फैसल कुंडी साहब का आपने इब्तिदाई में शायद देखा हो कि उन्होंने कहा कि जनाब हम तो ये जो है ना लेवल प्लेइंग फील्ड करते हैं, इनको एवन फील्ड नज़र आती है, सुनाई देती है। तो मैं खुर्रम साहब आपसे पूछना चाहूँगा कि जो नवाज शरीफ साहब की ये बताया गया था कोशिश थी और वो ये बयानिया था कि सबको इकट्ठा, वो तो होता हुआ नजर नहीं आ रहा। अहमदुद्दीन साहब बहुत शुक्रिया, आपने मुझे मदऊ किया। नहीं वो होगा और इंशाल्लाह बहुत जल्द होगा। मोहम्मद नवाज शरीफ की वापसी के बाद वो पार्टी के जो अपनी पार्टी के जो मामलात हैं उनको बड़ी संजीदगी से बारीकी से देख रहे हैं। पिछले हफ्ते भी इस पे गुफ्तगू की है। जो अभी उनकी वापसी पर एक्टिविटी हुई है उसका भी उन्होंने जायजा लिया है और आने वाले दिनों में वो तमाम जो पीडीएम की जमातें थी उनसे बात करेंगे। इंतखाबात से पहले ये जो आप उसे गोलाबारी कह लें या हल्की फुल्की मौसीकी कह लें, ये तो चलती रहेगी। वैसे खुर्रम साहब बड़ी माफी के साथ कि ये हल्की फुल्की गोलाबारी नहीं है, ये वो फ्रेंडली नहीं है, ये बहुत रूथलेस है, बड़े सख्त अल्फाज हैं कि उन्होंने कह दिया कि लाहौर का जो है ना वो प्राइम मिनिस्टर नहीं होगा। नहीं देखिए, इंतखाबात से पहले तो ऐसी गुफ्तगू हमें एक्सपेक्ट करनी है, लेकिन जो मकसद था में ये दूसरी जमातों को याद भी करवाएंगे कि जो पीडीएम का एक बड़ा भारी पत्थर हमने उठाया 16 महीने, 15 जमातें थी, 16 महीने थे। उसका जो बड़ा मकसद ये था कि जो आने वाला इंतखाब है वो 2018 की तरह ना हो और साफ हो, शफाफ हो और गैर आईनी मुदाखलत से पाक हो। तो उस पर हम सबको कोशिश करनी है, ये हम सबका एक मुश्तरका मफाद है, उसमें कौम का मफाद है कि जिसको कौम वोट डाले वही हुकूमत बनाए। तो इन सब जमातों से हम बात भी करेंगे। ये सब जमातें जमहूरियत के सफर में हमारे साथ रही हैं, हम उनके साथ रहे हैं। तो लिहाजा इस वक्त जो भी उनकी सख्ती या आपको जुबान में नजर आ रही है, जब लीडरान के दरमियान गुफ्तगू होगी और फिर मुलाकातें भी होंगी आने वाले हफ्तों में, तो आप देखेंगे कि बहरहाल एक बेहतरी नजर आएगी और फोकस इसी पर होगा कि हम सब मिलकर आने वाले इंतखाब को यकीनी बनाएंगे। बेसिकली ये कह रहे हैं कि इस वक्त जो ये गोलाबारी हो रही है ये एक पोस्चरिंग है और ये एक ड्रामाबाजी है लोगों से वोट लेने के लिए, और इलेक्शन के बाद सारे आपस में दोबारा इकट्ठे बैठ जाएंगे, यही कह रहे हैं आप? जी नहीं, मैं ये एग्जैक्टली तो नहीं कह रहा, लेकिन मैं जरूर कह रहा हूं कि सब जमातें अपना अपना जो उनका वोटर बेस है, जो उनके वोटरों की बुनियाद है जिस पर वो हुकूमतें बनाते हैं या इलेक्ट वोट लेकर आते हैं, उनको मजबूत करने के लिए अपने अपने बयानात दे रहे हैं, ताकि क्योंकि उस सियासत में ये बहुत बड़ा हिस्सा होता है कि आपने अपने आप को
दूसरों से डिस्टिंग्विश भी करना है, मुमताज भी करना है कि हम उनसे फर्क हैं, हम वो नहीं है, ताकि आपका वोटर जो है उसको एक स्ट्रेंथ मिले। तो ये सब काम सब कर रहे हैं, लेकिन जो एक हमें जो 2017 के बाद से, जब से मियां नवाज शरीफ को नाहक और गैर मुनसिफाना तरीके से डिस्क्वालीफाई किया गया था, वो जो तोड़ फोड़ हुई है पाकिस्तान की सियासत में और हाकमियत में, खारजा पॉलिसी में, उसको रिपेयर करने के लिए अभी भी जरूरत पड़ेगी इंतखाबात के बाद भी कि जमातें इकट्ठा बैठें, मफाहमत की जो बात है उस पर गौर करें, जो जहां गैर आईनी इकदाम हुए हैं उन पर हमें किस तरह आगे चलना है, और बहुत सारा रिफॉर्म जो है। देखिए पाकिस्तान की जो इकोनॉमी और एडमिनिस्ट्रेटिव, अच्छा ठीक है खुर्रम दस्तगीर साहब, आज पे बहुत ज्यादा आमिर मतीन साहब बात करते हैं। नहीं, मैं इकोनॉमी पे आ रहा हूँ, मैं इकोनॉमी पे लार्ज स्केल रिफॉर्म है, वो बड़ा जरूरी है, वो बहुत ही जरूरी नहीं होगा। बहुत अच्छी बात की, मैं इकोनॉमी से पूछना हाँ, ये अभी मंशूर के हवाले से भी बिल्कुल इकोनॉमी की आपने बात की, बड़ी अच्छी बात है खुर्रम दस्तगीर साहब, इकट्ठे मिलकर बैठना चाहिए। मेरे दो नुक्ते हैं, दोनों आपके सामने एक साथ रख देती हूँ। पहली बात तो ये कि कहा जा रहा है कि ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस की भी तजवीज है मियां नवाज शरीफ साहब की तरफ से, जिसमें तमाम सियासी जमातों को इलेक्शन रूल्स के हवाले से एतमाद में लिया जाएगा, साथ बिठाया जाएगा। क्या इसमें आप पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को शामिल करेंगे? और सेकेंडली मुझे ये बताइएगा कि सागदार साहब का इंटरव्यू मैं कल सुन रही थी जरगा में सलीम साफी साहब के साथ, तो सागदार साहब ने इस बात को कहा कि ये मुमकिनात में शामिल है कि आइंदा आम इंतखाब के अंदर सीट टू सीट हम अपनी दूसरी जमातों के साथ एडजस्टमेंट कर सकते हैं। तो ऐसी सूरत में अगर एडजस्टमेंट होगी तो फिर इसका मतलब है कि मिली जुली अक्सरियत के साथ तमाम जमातें फिर से दोबारा से हुकूमत में आएंगी, आजाद हैसियत में तो कोई भी एक जमात हुकूमत नहीं बना पाएगी फिर। जी देखिए, हमें तजुर्बे ने यही साबित किया है कि इंतखाबात से ज्यादा कबल, अभी चूंकि 3 माह बाकी हैं, तो ज्यादा क्यास आराई नहीं कर सकते। जो इलेक्शन तभी सही मानों में शुरू होता है जिस दिन उम्मीदवारान की हतमी फहरिस्त आती है और मुख्तलिफ लीडर्स जो हैं वो मुल्क में कैंपेन करना शुरू कर देते हैं। तो उस वक्त तक जो हालात होंगे, लेकिन हमारी कोशिश यही है, अगर हमने कोई सबक सीखना है पाकिस्तान के 76 साल माजी से, वो यही है कि लार्ज स्केल रिफॉर्म जिसकी अभी जरूरत नजर आ रही है इकोनॉमी में, फॉरेन पॉलिसी में, एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म सूबों का और वफाक का। बिल्कुल ये आप जो कह रहे हैं बिल्कुल बहुत ही ज़रूरी है। काश के ये हमें कोई मिसाके मईशत पे सारे एग्री हो जाएं, इलेक्शन से पहले ही हो जाएं तो ज़्यादा अच्छा था। मगर मैं ये आपसे कहना चाहूँगा कि जो 2-3 आपके पार्टी के अभी नारे हैं वो ये इकट्ठा होने वाली आप अभी नहीं कर रहे, मगर आप कह रहे हैं बाद में सब इकट्ठे हो जाएंगे। नहीं, देखिए पहले तो 13 से 18 का जो रिकॉर्ड है वो दुरुस्त होना चाहिए, हमारे जो भी अंदरूनी मामलात हों। लेकिन ये बात वाज़ेह है कि डार साहब ने 3 साल का IMF प्रोग्राम पाकिस्तान की तारीख में गालिबन पहली दफा मुकम्मल किया, जो पूरे 3 साल थे, और तीनों सालों में महंगाई कम हुई और ग्रोथ बढ़ी। ये रिकॉर्ड है। और अब तो शायद हमें अजीब लगता है आज की महंगाई में, लेकिन आमिर मतीन साहब 2015-16 में पाकिस्तान में महंगाई की शरह 2.8% थी और फूड इन्फ्लेशन 1% से भी कम थी। तो ये भी रिकॉर्ड है डार साहब का जो हमें कंसिडर करना पड़ेगा। तो जो इश्यूज हैं वो है की वैल्यू के हवाले से इश्यूज थे और मामलात थे, लेकिन बहरहाल रिकॉर्ड है। मैं रिकॉर्ड में थोड़ा सा इन्फ्लेशन कंट्रोल का आपका बिल्कुल मैं पॉइंट ऑफ व्यू, क्योंकि अच्छी बात यह है कि आप क्योंकि कॉमर्स मिनिस्टर भी रहे हैं और इकोनॉमी में बड़ी गहरी नज़र रखते हैं, तो इसलिए आपकी मौजूदगी का फ़ायदा हुआ। एक वो नंबर्स हैं, स्टेटिस्टिक्स हैं जो आपने अभी बताए हैं, मैं भी दूसरे बता देता हूँ डायरेक्टली, क्योंकि कॉमर्स की मिनिस्ट्री से भी रिलेटेड है कि करंट अकाउंट डेफिसिट जो याद वो जब कहा जा रहा है कि 2017 एक बेंच लाइन दी जा रही है, उससे पहले वाला पाकिस्तान दोबारा आएगा। उससे पहले वाले पाकिस्तान में 20 बिलियन डॉलर का करंट अकाउंट डेफिसिट था, जो मुझे याद पड़ता है। आप जब कॉमर्स मिनिस्टर थे तो 25 जो लगभग 19-20 का फर्क डालें, 25 बिलियन डॉलर से एक्सपोर्ट्स जो थी वो 20 बिलियन डॉलर पे आ गई थी, इंपोर्ट्स 55 बिलियन डॉलर्स पे चली गई थी। 35 बिलियन डॉलर का हमारा ट्रेड डेफिसिट हो गया था। तो ये जो थी लार्जली जो सबसे बड़े ये स्टेटिस्टिक्स हैं, इस पे क्या कुछ नया चीज करेंगे? जी नहीं, देखिए इसीलिए मैंने आपसे कहा कि बहुत लार्ज स्केल रिफॉर्म इस दफा करना होगा।
कि जो हमारे जो लगे बंदे तरीके हैं मईशत को चलाने के वो अब नहीं चल रहे, जिसमें बहुत बड़ा रोल था पाकिस्तान की स्ट्रेटेजिक लोकेशन का कि अमेरिका अफगानिस्तान में मौजूद था, वहाँ वो कई अरब डॉलर वहाँ खर्च करता था जो पाकिस्तान में आते थे, उसकी वजह से पाकिस्तान को भी सपोर्ट होती थी। अब वो नहीं है। दूसरा जो बैनुल-अक़वामी स्ट्रेटेजिक जियोपॉलिटिक्स है वो भी तब्दील हो गई है। इस तब्दील जियोपॉलिटिक्स में, जिसमें मिडल ईस्ट के जो हमारे ममालिक जो बहुत देर हमें सपोर्ट करते रहे, उनके भी नई सोच है, उनकी तरफ भी वो नई डायरेक्शंस की तरफ देख रहे हैं। इस सारे माहौल में हमें, इसलिए मैंने बार बार फिर एक दफा फिर अर्ज करूंगा, मैं भी दोबारा करना है, इसमें तो बहस ही नहीं है खुर्रम, इसमें बहस ही नहीं है बिल्कुल। मैं और क्या पाकिस्तान में कोई भी, ये तमाम डोनर एजेंसीज, तमाम इकोनॉमिस्ट, तमाम जो लोग इकोनॉमी को फॉलो करते हैं, सभी यही कहते हैं। देखिए मियां नवाज शरीफ इसीलिए वो बड़े एहतियात से चल रहे हैं और कम बात कर रहे हैं, क्योंकि वो पूरा रिव्यू कर रहे हैं ना सिर्फ पिछले 5 साल का, बल्कि जो पीडीएम की 16 माह की हुकूमत थी, 15 जमातें उसमें शामिल थी, तो वो उसका रिव्यू कर रहे हैं। उसके जो भी लेसन्स हैं, उन सबसे ज्यादा तो पूरी पार्टी का इसमें स्टेक है कि अगर हमें आगे बढ़ना है तो तमाम जो अभी हालिया माजी से सबक सीख कर आगे बढ़ना है, वो बेहतर फैसला करेंगे। खुर्रम, आई एम सो सॉरी, ज़ाहिर है आप पार्टी के सीनियर रहनुमा हैं, आपके लिए ये कहना मुश्किल पोजीशन में है, पर मैं ये ज़रूर इसलिए भी बार बार इस पॉइंट पे कर रहा हूँ कि अंदरूनी तौर पे अगर मैं मान लेता हूँ कि कोई री थिंकिंग चल रही होगी। बहरहाल मिफ्ता इस्माइल भी आपके जो हैं पेट्रोलियम मिनिस्टर भी रहे हैं, इकनॉमिक मिनिस्टर भी रहे हैं, उन्होंने कल एक आर्टिकल लिखा जिसमें उनका एक आर्गुमेंट था, क्योंकि आप कॉमर्स और इकोनॉमी को समझते हैं, मैं इसलिए आपके सामने कर रहा हूँ। ये लार्ज स्केल हम रिफॉर्म्स की बात कर रहे हैं कि जनाब हमें बड़े ड्रास्टिक करने होंगे। उनका एक आर्गुमेंट था कि जनाब हमने ये इंफ्रास्ट्रक्चर पे, ये जो सड़कों पे और ब्रिजेस पे बहुत ज़्यादा डॉलर के अंदर इन्वेस्ट करते रहे हैं और इवन एनर्जी प्रोजेक्ट्स के अंदर भी डॉलरों के अंदर लाते रहे हैं, और उनमें से हमने 36,000 मेगावाट की जो है ना बिजली की कैपेसिटी बना ली है, जबकि हम 22 की डिलीवर नहीं कर पा रहे हैं। और वो गलत फैसले थे कि हम डॉलरों में ये चीज़ें बना के और हम रुपयों में कमा रहे हैं, हमने कोई वो बहुत बड़ी गलती थी। उन्होंने बुनियादी तौर पे ये जो ML1 है CPEC का, उसकी भी उन्होंने मुखालफत की है कि जनाब हम $500 मिलियन मज़ीद किस्त जो है ना इसकी सालाना नहीं दे सकते। सो ये जो 2 क्रक्स थे आपकी पार्टीज़ की, जो सबसे बड़े क्रेडिट आप लेते थे, वो ये गिनवाए जाते हैं कि ये ब्रिजेस और ये सड़कें, इंफ्रास्ट्रक्चर, और दूसरा ये एनर्जी के प्रोजेक्ट। उन्होंने कहा जनाब ये गलत एक फैसला था कि हमने ये हमारी इकोनॉमी को और ये जो बैलेंस ऑफ पेमेंट की सिचुएशन है उसकी तमाम तर जिम्मेदारी इस गलत पॉलिसी की वजह से है। क्या कहेंगे? जी, वो इसलिए आज जब कोई भी लिखेगा तो वो हाइंडसाइट इज ऑलवेज 2020, आपको जब पीछे की तरफ देखते हैं तो आपको बड़ा साफ और नजर आता है, लेकिन जब आप फैसले कर रहे होते हैं उस वक्त के हालात के मुताबिक जो फैसले किए वो बेहतरीन फैसले थे, और उसके जो कॉन्सिक्वेंसेज हैं, देखिए मैंने यही तो कहा कि इसलिए ये सिर्फ इकोनॉमिक इशू नहीं है, जियोपॉलिटिक्स है कि जब पाकिस्तान को अब समझ आ जानी चाहिए कि बैरून मुल्क से जो जितने भी $1 बिलियन साल के आते थे वो फीजिबल नहीं रहे। आप उन लोन लेकर उनसे मजीद आप अपनी जो इंडेटेडनेस है वो नहीं बढ़ा सकते। लेकिन इसका जो दूसरा हिस्सा है, आमिर साहब और आप भी जो कि इकोनॉमी को समझते हैं, तो मैं ये बात कर रहा हूँ कि असल इशू तो पाकिस्तान में फॉरेन डेट से ज्यादा डोमेस्टिक डेट का है, जो कि हाई इंटरेस्ट रेट की वजह से पाकिस्तान के बजट के ऊपर एक बहुत ही नाकाबिले बर्दाश्त बोझ बन चुका है। तो ये जो हाई इंटरेस्ट रेट का मामला है कि पाकिस्तान में जो हाई इंटरेस्ट रेट है वो महंगाई नहीं रोकता, ये बात हम सबको वाजे अब समझ आ गई है, लेकिन IMF का इसरार है कि नहीं आपने बढ़ाना है। तो ये ऐसी चीजें हैं, यही वो स्ट्रक्चरल रिफॉर्म है कि क्या हम IMF में होते हुए इतने हाई इंटरेस्ट रेट के ऊपर तो अपना डोमेस्टिक डेट पे नहीं कर सकते, क्योंकि वो बहुत बड़ा क्राइसिस है, वो पाकिस्तान के डिफेंस बजट से ज्यादा हो गया है, वो पाकिस्तान के डेवलपमेंट बजट से ज्यादा हो गया है।
ये जो रीप्रायोरिटाइजेशन है वो आपके साथ लेकिन ये कहना कि इंफ्रास्ट्रक्चर की जो इन्वेस्टमेंट है वो नहीं करनी चाहिए। पाकिस्तान ने अगर इकोनॉमिकली बिल्कुल करनी चाहिए, मगर ये हमारे जो वाइट एलिफेंट्स बन गए हैं कि हमने जो जिस तरह के एनर्जी के डील्स की हुई हैं, कैपेसिटी चार्ज इतने ज़्यादा, और उनका पॉइंट ये था कि हमें प्रोडक्टिव उन चीज़ों में इंफ्रास्ट्रक्चर करना चाहिए और एनर्जी करनी चाहिए जहाँ से डॉलर्स के अंदर अर्निंग भी आए, ताकि बैलेंस ऑफ पेमेंट का इशू ना आए। आप बड़ी अच्छी बातें करते हैं, काश के अगर ये मैं समझता हूँ कि टीम बता दी जाए कि जनाब खुर्रम दस्तगीर हमारे इकोनॉमिक मिनिस्टर होंगे जो ये आप बातें कर रहे हैं, तो फिर उसकी बड़ी समझ आती है। मगर अभी तक हमें वो ब्लू प्रिंट नहीं एक तो नज़र आया जो उम्मीद कर रहे थे कि मीनारे पाकिस्तान में बताया गया था कि मियाँ सब बताएंगे कि वो उन्होंने क्या करना है। अभी हमने ब्लैक एंड वाइट में वो देखा नहीं है। अभी ये ना कहिएगा आजकल काम कर रहे हैं, पिछले 30-35 साल में अगर आपका ब्लू प्रिंट नहीं बना तो वो फिर बाद में। दूसरा, टीम बहुत मैटर करती है। हमें जिस तरह मैंने कहा IMF का दो बहुत ही जहरीले फैसले जो इमरान खान ने 2019 में किए। एक फैसला ये था कि पाकिस्तान अब स्टेट बैंक से डायरेक्टली बोरो नहीं करेगा और कमर्शियल बैंक से बोरो करेगा। उसका नतीजा ये है कि हुकूमत पाकिस्तान हमारे अवाम के पैसों से कर्जे लेकर हमने पाकिस्तान के बैंकों को पाकिस्तान की तारीख का सबसे बड़ा बोनैंजा पिछले 4 साल में दिया, 2019 से 2023 तक। बिकॉज हम स्टेट बैंक से डायरेक्टली बोरो नहीं कर रहे, हम कमर्शियल बैंक से बोरो कर रहे हैं, हम उनको जो है वो जो स्प्रेड के साथ पैसे वापस कर रहे हैं। तो ये बड़ा एक जहरीला फैसला था। दूसरा इशू ये है कि हमें जो IMF हमें कहता रहा, मैं फिर दोहरा देता हूँ कि जी आपने इंटरेस्ट रेट बढ़ाने हैं ताकि किताब में जो लिखा है उससे महंगाई कंट्रोल हो। पाकिस्तान में इंटरेस्ट रेट बढ़ाने से महंगाई कंट्रोल नहीं होती, बल्कि उसके बहुत जहरीले असरात होते हैं। क्योंकि ये जो दो इश्यूज हैं, जब तक हम इनको क्लियर नहीं कर पाते हम आगे नहीं बढ़ सकते। बिल्कुल मैं एक्चुअली ये शायद टाइम की कमी है, मैं एक और चीज़ पे आपकी टच थोड़ी चाह रहा हूँ, मगर इसमें मैं ये ज़रूर कहूँगा कि ये जो आप कह रहे हैं किसी चीज़ से इख्तलाफ नहीं है कि डोमेस्टिक डेट है, फिर IMF से कैसे रेगुल आउट करना है, और ये जो लार्ज आप ड्रास्टिक रिफॉर्म्स कह रहे हैं, मगर आइडेंटिफाई तो जितने आप नकाइज निकाल रहे हैं, मैं एज अ रिपोर्टर 5 और बता दूंगा। आपका पॉलिटिशियन का काम, और ख़ास तौर पे इलेक्शन इंतखाबी, उसके अंदर ये होता है सोल्यूशन देना कि हमारे पास ये सोल्यूशन है, ये हमारे क्रीडेंशियल्स हैं और ये हम करके दिखाएंगे। वो भी फाइन प्रिंट में नहीं आया, तो हम उम्मीद करते हैं कि करीब आ जाएगा, तो फिर उस पर बहस करेंगे। मैं क्विकली एक चीज़ चाह रहा हूँ, आप कहने से पहले ये कह रहा था कि अभी आज साद रफ़ीक साहब ये एक्सप्लेन कर रहे थे, नहीं जी हमारी कोई डील वील नहीं हुई है, फिर और भी रोज़ का एक आधी एक्सप्लेनेशन आती है। तो मेरा तो ख्याल है कि पंजाब में, पाकिस्तान में और पंजाब में ये तासुर जाना है कि जनाब हमारी डील हुई है और हम ताकत में आ रहे हैं, ये हेल्प करता है। ये डील का ना होना और बगैर अंडरस्टैंडिंग के वापस आना, ये क्या ये इजीली एक्सप्लेन हो जाता है विद ऑल दी हाउ नवाज शरीफ साहब केम बैक और जिस तरह उनको रिसीव किया गया, जलसे हुए हुए। देखिए, जब मुश्किल तरीन हालात में मुस्लिम लीग नून ने जुलाई 2018 के इंतखाबात में 1,28,00,000 वोट लिए थे, तो अब तो एक पूरा साइकिल हम घूम कर वहीं पहुंचे हैं। तो हमें तवक्को है कि इस दफा पाकिस्तान के अवाम हमें बहुत बड़ी एक कामयाबी देंगे। और हमारा इन्हसार पहले भी जब नहीं हालात मुश्किल थे तब भी वोटों पर था, अब अगर हालात बेहतर लोग कह रहे हैं तब भी वोटों पर है कि पाकिस्तान के अवाम हमें सपोर्ट करेंगे। और जो 2013 की बात है, वो 2013 का इलेक्शन वाहिद इलेक्शन है जिसका अदालती इम्तिहान हुआ था, पूरा टेस्ट हुआ था जुडिशल, और उसमें कहा गया जो हमें अभी डील है या नहीं है, मैं ये पूछ रहा हूँ। ये लास्ट मिनट है। हमारा इन्हसार पहले भी अवाम पर था और अभी भी अवाम पर है। मगर वो तो है, वो पाकिस्तान में हमेशा वो तो होता ही है, वो ये तो कहा जाता है, मगर यस एंड नो में कह सकते हैं कि ज्यादा वो डिटेल नहीं है कि हैज इट कम बैक थ्रू अ डील और नॉट। मैं इसको रीफ्रेज कर देता हूं कि हम अपना इलेक्शन जीतने के लिए प्रिजाइडिंग अफसर अगवा नहीं करेंगे, RTS नहीं बिठाएंगे और इंशाल्लाह अवाम की ताकत से हुकूमतें बनाएंगे।
अल्लाह ने चाहा। बहुत बहुत शुक्रिया खुरम आपके टाइम देने का। आपसे मज़ा आता है क्योंकि आपसे इकोनॉमी और एनर्जी और इन चीज़ों पे भी बात हो सकती है। इंशाल्लाह आपको दोबारा ज़िम्मत देंगे। बहुत शुक्रिया खुरम दस्तगीर साहब हमारे साथ मौजूद थे। आमिर साहब, ब्रेक की तरफ तो मैं जाऊंगी, ब्रेक्स पर जाने से पहले आपकी और दस्तगीर साहब की गुफ्तगू इतनी रिदम में थी कि मेरे जहन में एक सवाल आ रहा था, मगर मैं पूछने की जिसारत नहीं कर पाई, वो मैं आपसे पूछ लेती हूँ। एक तरफ तो ये मुखालिफिन एक दूसरे के साथ मुखालिफ बयानात देते हुए नजर आ रहे हैं कि बस लुट गया पुट गया सब कर देंगे, दूसरी तरफ ऐसा लगता है कोई पपियां जप्पियां कोई ये वाले सीन भी चल रहे हैं, कोई टेलीफोन की बेल खड़क रही है, कहीं के मोहब्बत के पैगामात भेजे जा रहे हैं, कुछ ऐसा भी हो रहा है, कुछ ये चीजें तो गोल कर रही हैं। मैं कहूँगा प्रोफेसर वो मैं खुरम को नहीं करना, खुरम की खूबी है कि अगर वाकई मैं समझता हूँ कि साग डार की बजाय इनको करें कि जनाब ये हमारी टीम का इकोनॉमिक का होंगे तो शायद बेहतर कोई रिजल्ट मिल जाए। इनका वो बयान निकाले, ये सच बोल देते हैं। आज भी उन्होंने सच बोल दिया, सच बोल जाते हैं। उन्होंने कहा कि जो ये आप देख रहे हैं ना ये ड्रामेबाजी है। मैंने क्रूडली कह दिया उनकी अल्फाज को कि ये जो बयान एक दूसरे के खिलाफ दे रहे हैं ये कल को दोबारा इकट्ठे होंगे। बाकी सब कुछ कह गए। मैं अभी ब्रेक की तरफ चल रही हूँ, अभी ब्रेक की तरफ चलते ब्रेक से वापस आएंगे, गुफ्तगू का सिलसिला यहीं से आगे बढ़ेगा, मगर इसके साथ साथ पाकिस्तान के अंदर जो दहशतगर्दी की हालिया लहर है उसके ऊपर बड़ी तफसील से हम गुफ्तगू करने जा रहे हैं। हमारे साथ रहिएगा। ब्रेक के बाद एक बार फिर से तमाम देखने वालों को हम खुश आमदेद कहेंगे। नाजरीन, इलेक्शन के मौसम के साथ ही दहशतगर्दी की जो खतरनाक और भयानक लहर है उसके वजह से जो इसमें होशरुबा इजाफा आया है, सिक्योरिटी फोर्सेस की जानी नुकसान जो अभी रिपोर्ट भी आई है सामने 8 साल की बुलंदतरीन सतह पर पहुंच चुके हैं। इस वक्त पाकिस्तान के अंदर जो दहशतगर्दी है उस पर बात करने के लिए हमारे साथ सीनियर सहाफ़ी हैं, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर सेंटर फॉर रिसर्च एंड सिक्योरिटी स्टडीज इम्तियाज गुल साहब मौजूद है। सर, बेहद शुक्रिया आपके कीमती वक्त के लिए। जी इम्तियाज, मैं बिल्कुल बहुत आपकी तरफ आता हूँ, आपके एक्सपर्ट ओपिनियन लेते हैं। तो मैं क्विकली ज़रा नाजरीन को सिचुएशन इस वक्त समझा दी जाए, क्योंकि इस वक्त ये ऑन गोइंग लाइव सिचुएशन है कि हमें बताया जा रहा है कि इस वक्त भी DI खान के अंदर एक आध जगह पे लड़ाई उनके साथ चल रही है, मिलिटेंट्स का हमला चल रहा है और उनके साथ पुलिस जो है वहाँ पे सिक्योरिटी फोर्सेस जो हैं वो एक इस वक्त भी निपट रही है। सबसे बड़ी तो जो आज की खबर थी, वादी तीरा में ऑपरेशन के दौरान लेफ्टिनेंट जनरल समेत 4 फौजी अफसर जो है जवान शहीद हुए हैं। उसके बाद ये गुज़श्ता 3 रोज़ में पुलिस एहलकार, फौजी जवानों और आम शहरियों समेत 27 से ज़ायद अफराद शहीद हुए हैं। पसनी और माड़ा में फोर्सेस की गाड़ियों पर हमले में 14 एहलकार शहीद हुए हैं। लकी मरवत में क्लियरेंस ऑपरेशन के दौरान जो है वो 3 जवान शहीद हुए हैं। डेरा इस्माइल खान में पुलिस वैन पर बम हमले से 6 जो हैं शहरी शहीद हुए हैं। और ये मियांवाली एयरबेस पर जो नाकाम हमला हुआ उसमें 9 दहशतगर्द मारे गए हैं। इम्तियाज गुल साहब जो हैं ये एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं सेंटर फॉर रिसर्च एंड सिक्योरिटी स्टडीज़। इनके इदारे ने ये सारी रिसर्च जो मैं आपको पढ़ के सुना रहा हूँ वो इनकी रिसर्च की हुई है। अभी हाल ही में इन्होंने एक रिपोर्ट शाया की है पिछले 9 माह की। तो इम्तियाज़ की इजाज़त से मैं क्विकली वो पढ़ देता हूँ कि रवां साल सिक्योरिटी फोर्सेस के जानी नुकसान 8 साल की बुलंद तरीन सतह पर जनवरी से सितंबर तक दहशतगर्दी के वाक़यात में 386 एहलकार शहीद, शोधा में 208 पुलिस एहलकार, पाक फौज के 137 जवान शामिल हैं। और पिछले साल इस साल 333 आम शहरी शहीद हो गए। ये टिकट्स में तफसीलात चल रही हैं। इम्तियाज़ की इदारे की इन्होंने बड़ी अच्छी इनकी काविश है कि हमें आगाह रखते हैं। तो ये एक तवातर के साथ ये खौफनाक अभी भी चल रहा है। काफ़ी ये 9 माह में बड़ा पूरा साल ही ऐसा रहा। अब ये पिछले 1-1.5 हफ्ते में और तेज़ी आ गई है। इम्तियाज़ ज़रा सम अप करें, पहले ओवरऑल एक सिचुएशन हमें समझाएं कि व्हाट इज़ गोइंग ऑन। जी शुक्रिया आमिर। देखिए, आपने जो आदाद शुमार दिए उसमें अब बड़ा खौफनाक इजाफा हो चुका है। अब तक जो सरकारी आदाद शुमार के मुताबिक 244 के करीब हमारे फौजी अफसरान और एहलकार मुख्तलिफ हमलों में शहीद हुए हैं। इस तरह कोई 210 के करीब पुलिस वाले हैं। पुलिस वाले ज़्यादातर खैबर पख्तूनख्वा में, जबकि फ़ौजी शहादतें ज़्यादातर वो बलूचिस्तान में हुई हैं।
और ज़्यादातर ये हमारे जो सरहदी इलाके हैं या फिर जो जिसको ट्रबल्ड एरिया कहा जाता है, जो मकरान अवरान डिवीज़न है बलूचिस्तान में, जिसका हिस्सा है तुर्बत, गवादर और पंजगुर, इस तरह वज़ीरिस्तान का जो इलाका है वो बहुत ज़्यादा मरकज़ बना हुआ है। और ये वो इलाके हैं जहाँ पे इब्तिदाई से जितनी भी तहरीक तालिबान पाकिस्तान का खमीर भी इधर ही से उठा है। और अब ये बात काफ़ी हद तक वाज़े हो चली है कि तहरीक तालिबान पाकिस्तान और इस जैसे दूसरे जो तंजीमें हैं उन्होंने पाकिस्तान को एक मुस्तकिल जंग से दो चार कर रखा है, जिसको हम प्रॉक्सी जंग कहते हैं। प्रॉक्सी जंग का मतलब है कि किसी की आलाकार के तौर पे मैं इम्तियाज में चाहूँगा कि हमारे पास चूँकि वक्त कम है, ये टिकर्स में सारी तफसीलात चल रही हैं, जो आपकी बड़ी अच्छी रिपोर्ट आपने ये बनाई है कि नाजरीन के लिए कि ये मल्टीपल यहाँ पे जो है ना दुश्मनों से हम डील कर रहे हैं। बलूचिस्तान में और साउथ और नॉर्थ में वो वहाँ पे दुश्मन की शक्ल और है। यहाँ पे जो पिछले जो केपी के अंदर और वज़ीरिस्तान वगैरह में जो 6 हमले हैं, उसकी ज़िम्मेदारी जो है ये तहरीक जहाद पाकिस्तान के इन्होंने जो एक्सेप्ट की है, और ये अपने आप को ये कहते हैं कि जी ये नई एज़िफ है। इम्तियाज़, मैं आपसे ये पूछना चाह रहा हूँ कि ये कहा जा रहा है कि जनाब ये क्योंकि तालिबान टीटीपी के ऊपर अफ़गानिस्तान में थोड़ा सा प्रेशर है कि हम कह रहे हैं कि आप उनके ख़िलाफ़ एक्शन लें, इंटरनेशनल प्रेशर भी है, तो ये एक थ्योरी है कि जनाब इस तरह की एक नई तंजीम को ये एक्टिव करके और उनके नाम पे ये थोप के कि जनाब ये हम नहीं कर रहे, ये तो कोई और लोग कर रहे हैं। इस थ्योरी में कोई जान है? जी, बहुत जान है इसमें। दरअसल जिस तरह होता है ना, कंपनी आती है और उसके फिर फ्रेंचाइज मुल्क भर में बनना शुरू हो जाते हैं, तो इस तरह जब टीटीपी बनी है तो उसके बाद से उसके बहुत सारे फ्रेंचाइजेस बन चुके हैं। उसमें टीटीपी के अलावा ISKP भी है, दाइश भी है, जमातुल अहरार, अहरारुल हिंद, इस तरह बलोच लिबरेशन फ्रंट बलूचिस्तान में। तो ये बुनियादी तौर पे जब प्रॉक्सी जंग किसी मुल्क पे मुसल्लत की जाती है तो उस फिर मुख्तलिफ फ्रेंचाइजेस के ज़रिए वो जंग मुसल्लत की जाती है ताकि हुकाम जो सिक्योरिटी फोर्सेस है वो असल ग्रोह तक, असल जो मास्टर माइंड्स हैं उन तक ना पहुंच सके। और इसका मतलब होता है कि जहां जहां मुमकिन हो कचोके लगाते जाएं। तो ये बाकी बिल्कुल ऐसे हुआ है कि टीटीपी ने मुख्तलिफ नाम इख्तियार कर लिए हैं। ISKP इस वक्त ऐसा बड़ा नाम है जिसको खुद अमरीकी कह रहे हैं कि वो न सिर्फ पाकिस्तान अफगानिस्तान के लिए बल्कि अमरीका के लिए भी बड़ा ख़तरा है। लेकिन सवाल ये है कि ISKP या दाइश जैसे जो ग्रुप हैं वो अमेरिका के लिए कैसे ख़तरनाक हो सकते हैं। बुनियादी तौर पे इसका ताल्लुक चीन, अमेरिका, भारत की मुखासमत के साथ है। वो चीन का यहाँ पे असर नफूज फैल रहा है, वो मगरबी यानी इलाके की तरफ यानी वस्ती एशिया की तरफ जाना चाहता है, जबकि अमेरिका का ये खदशा है, भारत का खदशा है कि अगर इसका ये असर नफूज इस तरफ फैलेगा तो इस इलाके में अमेरिका की बालादस्ती, उसके जो अथॉरिटी है वो कमज़ोर होगी। तो ऐसा लगता है कि इन दोनों बड़े मुल्कों की जंग की जद में इस वक्त पाकिस्तान आ गया है। मगर इसका आप क्या समझते हैं कि हमारे कुछ महदूद किस्म की कई दफ़ा ऑप्शंस हो जाती हैं कि अगर हेड क्वार्टर फॉर एग्जांपल अफ़गानिस्तान में है और वहाँ पे एक बड़ी एक कमज़ोर गवर्नमेंट कह लें या वो ऐसी गवर्नमेंट है जिसके साथ हमारे बड़े कशीदा तल्लुकात रहते हैं, चूँकि सेंटर ऑफ ग्रेविटी वहाँ पे है ज़्यादातर और वहाँ से चीज़ें ये ख़ास तौर पे केपी के अंदर जो वाक़यात हो रहे हैं वहाँ से आ रही हैं, तो हम क्या करें? इसका ये फायर फाइटिंग करते रहेंगे या आपका ख्याल में जिस तरह रद्दुल फसाद जैसी फिर ये एक बाकायदा काविश की गई, तो इस तरह का कोई ऑर्गेनाइज्ड ऑपरेशन हमें करना पड़ेगा? देखिए, चाहे रद्दुल फसाद था चाहे ज़रब असद था, ये जैसे मैंने कहा कि एक मुस्तकिल जंग है जो हमें लड़नी है। अलबत्ता पाकिस्तान के एक तो अफगानिस्तान के तालिबान है उनके साथ एक हमारा मामला चल रहा है, वो दो टोक अंदाज में तहरीक तालिबान पाकिस्तान के खिलाफ एक्शन करने से वो फिलहाल गुरेज़ा हैं, इसलिए कि वो समझते हैं कि अफगान गैर मुल्की फ़ौजों के ख़िलाफ़ जिहाद में इन्होंने उनका साथ दिया था। आहिस्ता आहिस्ता मुख्तलिफ तरीक़ों से उनके खिलाफ घेरा तंग करने की कोशिश की जा रही है, लेकिन वो एक्सटर्नल साइड है। इंटरनल साइड हमारी है कि जब तक जितनी भी हमारी मजहबी सियासी जमातें हैं, जितने भी ख़ास तौर पर सरहदी
अजला में बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा के मसाजिद हैं, मदारिस हैं, इस नेटवर्क को जब तक मुकम्मल तौर पे आप अपनी निगरानी में नहीं ले आते, जब तक पता नहीं चलता कि इन्होंने किस किस को पनाह दे रखी है, उस वक्त तक बड़ा मुश्किल होगा। ये सियासत और मजहब का नाम लेके मुख्तलिफ गिरोह जिस तरह हमारी सियासत में मुखिल हो रहे हैं, उन्होंने ये दहशत गर्दों के लिए भी बहुत बड़ा स्पेस पैदा किया हुआ है। और हमारे जो रियासती इदारे हैं, बड़े रियासती इदारे, उन्हें जब तक वो इस हवाले से वो क्लैरिटी नहीं होगी, जब तक दो टोक मौक़िफ़ इख्तियार नहीं करेंगे, चाहे वो जमीयत उलमा इस्लाम के धड़े हैं, चाहे वो जमात इस्लामी है, चाहे जैश मोहम्मद है, जब तक इस हवाले से मुकम्मल तौर पर दो टोक पॉलिसी इख्तियार नहीं की जाएगी, उनके लिए दहशत गर्दों के लिए पनाहगाहें मुल्क के अंदर ही मौजूद रहेंगी। हमें अफगानिस्तान में देखने की ज़रूरत नहीं होगी। इम्तियाज़ ने बड़ी अच्छी बात की कि हमें पहले क्लैरिटी चाहिए, पर होता यही है कि हमारी सियासी जमातें और ख़ास तौर पे हमारी मजहबी सियासी जमातें जो हैं वो अपना पैंतरा बदलती रहती हैं, उनकी बड़ी कॉन्ट्रडिक्टरी मुतज़ाद किस्म के पोजीशंस रही हैं। अब तो क्योंकि इलेक्शन है तो उनके लिए वोटर है, हालांकि जिस तरह आपने कहा अभी आज ही इस्लामी आइडियोलॉजिकल काउंसिल ने वो बड़ा इस चीज़ को मजम्मत भी की है, उलमा से ये कहा हुआ है, मगर जिस तरह हमारे यहाँ नेशनल एक्शन प्लान बना के कंसेंसस डॉक्यूमेंट हुआ वो इम्प्लीमेंट नहीं हुआ, तो क्या ये कॉस्मेटिक किस्म के इस तरह के बयानात से हो जाएगा या हमें एक थॉरो किस्म का नेशनल एक्शन प्लान टाइप बना के इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा? देखिए आमिर, असल बात यह है कि जिसका काम उसी को साझे, और जब तक जिसका काम है अगर उस पर वो तवज्जो ना दे, वो दूसरे कामों में फंसा रहे, तो फिर यही कुछ होता रहेगा। हमारे यहाँ आपको पता है जो इक़्तिदार की ताकत की जो तकसीम है, मुख्तलिफ मराकज़ हैं, उसकी वजह से जिन इदारों का मुकम्मल तौर पे हमारी सरहदों पे हमारे इंटेलिजेंस के ज़रिए जो गैर रियासती अनासर हैं, नॉन स्टेट एक्टर्स, उस पर जब तक मुकम्मल तवज्जो नहीं होगी, जब तक उन बुनियादी जो असबाब है उनकी तरफ तवज्जो नहीं करेंगे हमारे ये इदारे, उस वक्त तक हमें यूं ही कचोके लगते रहेंगे। कोई तवील मयाद हल उस वक्त तक नहीं आएगा जब तक हम मुकम्मल फोकस के साथ रिलीजियो पॉलिटिकल फोर्सेस जो हैं उनके साथ बातचीत करके और उनके हवाले से एक जामे लायामल ना बनाएं। जी वो बिल्कुल, आप इसमें तो कोई बहस ही नहीं है, एक जामे हल बनाना चाहिए, और लॉन्ग टर्म, मिड टर्म, मगर शॉर्ट टर्म के अंदर जो है ये हम ये फिगर्स तो दे देते हैं कि 6 शहीद, 5 शहीद, मगर हर शहादत के पीछे एक कहानी होती है, एक ख़ानदान होता है, एक ट्रेजेडी होती है, और ये फायर फाइटिंग की उसमें ख़ास तौर पे हम अपने ये जवानों की जो है शहादत बर्दाश्त किए जा रहे हैं, मगर इसके लिए जो फिर स्टेक होल्डर जिस तरह आपने कहा सारों को इकट्ठा होना पड़ेगा। मगर इस वक्त जो पाकिस्तान की जो इस वक्त बदकिस्मती से जो पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है, इकोनॉमिक इंस्टेबिलिटी है, वो तो होते हुए नजर नहीं आ रही, खासतौर पे इलेक्शन सर पे हैं। जी बिल्कुल ऐसे ही है। मसला मैंने वही बताया आपको कि जब तक हमारे सियासी मामलात में हर इदारे की मुदाखलत जो है वो ख़त्म नहीं होगी, जब तक फोकस नहीं होगा, और जब तक हमारी जो सियासी क़यादत है वो दहशत गर्दी और प्रॉक्सी जंग उसको अपना मसला समझ के हैंडल नहीं करेगी, ये नहीं हो सकता कि तमाम सियासी क़यादत इक़्तिदार के मज़े तो ले, लेकिन वो ये समझे कि जी दहशत गर्दों से निमटना या ज़िले सतह पे, तहसील की सतह पे उनसे निमटना जो है वो सिर्फ फौज का और पुलिस का काम है। ऐसे नहीं होता है, और उसके लिए जो तकसीम कार है ना, जॉब डिस्ट्रीब्यूशन, वो बड़ी वजाहत चाहती है। जब तक हमारे इदारे, तमाम बड़े इदारे इस हवाले से क्लैरिटी नहीं होगी, बहुत मुश्किल होगा। नाज़रीन, पाकिस्तान की सियासत के ऊपर बड़ी मुफस्सल गुफ्तगू आज प्रोग्राम मुकाबिल में हुई। दहशतगर्दी के हवाले से जो हालिया आदादोशुमार है वो आप लोगों के सामने रखे। अब जब ब्रेक से वापस आएंगे तो कुछ बात होगी अदालतों की, क्योंकि अदालत के अंदर बैठे हुए चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान बहुत ज़्यादा इनएक्शन है। वो क्या कर रहे हैं, क्या हो रहा है अदालतों के हवाले से आपके सामने डिटेल रखेंगे। हमारे साथ रहिए। ब्रेक के बाद एक बार फिर से तमाम देखने वालों को खुश आमदेद कहेंगे। बहुत सारे सोशल इश्यूज और भी होते हैं आमिर साहब, जिनके ऊपर वक्तन फवक्तन नजर जाती है। एक और बड़ा अहम मामला है वो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की तरफ से है कि लाहौर हाई कोर्ट जुडिशल कॉम्प्लेक्स की तामीर जो कि कलर कहार के झील किनारे हो रही थी वो रोक दी गई है। वजह क्या बनी है?
जब एक चीज तामीर हो रही, क्या वजूहत है उसकी? कह रहा हूँ अब फिर घूम फिर के लोग कहते हैं कि हमारी निगाहें अदालतों की तरफ ही क्यों जाती हैं। क्या करें फिर? ये एक यूनिक केस है कि जिसके अंदर शिकायत भी हमें अदालतों से है और सोल्यूशन भी जो है अदालतों के पास है। मगर ये अच्छी बात है कि बजाय इसके कि सुओ मोटो लेके वो तमाम फिर दोबारा ये बहस आ जाती है कि आज खुद नोटिस ज़्यादा हो जाते हैं कि उन्हें डायरेक्टली पूछ लिया है कि अपने लाहौर हाई कोर्ट से कि जनाब आप ये बताएं ये क्या करने चाह रहे हैं। ये बड़ी मज़ेदार है और तकलीफदेह बात है कि हमारे यहाँ सब कॉन्टिनेंट की जो आर्किटेक्चर की मेराज है वो मुगलिया बागात हैं। चाहे आप श्रीनगर, मुझे मौका मिला वैसे शालामार व निशात बाग देखने का, जिसके मॉडल पे जिसके याद रहे कि पाकिस्तान लाहौर का शालामार गार्डन उसके ऊपर जो है ना बेस्ड बना हुआ है, वो ओरिजिनल है। अच्छा। तो मैं निशात बाग भी देखता हूँ। पूरे इंडिया में, पाकिस्तान में ये मुगलिया गार्डन्स और मॉन्यूमेंट्स और ताजमहल और ये जो चल रहे हैं, पहला जो मुगलिया बाग जो माना जाता है वो मुगलिया सल्तनत के जो बानी थे ज़हीरुद्दीन बाबर साहब, उन्होंने ये बाग जो है कलर कहार में बनाया था पहले, और इसको बागे सफ़ा कहते हैं कि गार्डन ऑफ द प्योर, कि बिल्कुल जो प्योर लोग हैं ना ये उनका बनाया हुआ है। और यहाँ पे वो उसने तुस्के बाबरी में उसका बड़ा जिक्र है कि जब बाबर यहाँ आया, यहाँ के चश्मे, बागात, कलर कार की खूबसूरती देख के उसने यहाँ पड़ाव किया, फिर यहाँ अपना वो दरबार करता था। और उसके अंदर उसमें तुस्के बाबरी में बड़ा तफसीलन एक तख्ते बाबर उसको कहा जाता है। अच्छा। और ये यहाँ पूरा लेक का व्यू होता है। वो पहले ही डेवलपमेंट की वजह से पूरी जो ये इस इलाके की सुनसकेसर की जो झीलें हैं वो तबाह बर्बाद हो गई हुई हैं। अब ये एक गार्डन बचा था, ये मुगलिया सल्तनत का मुगलिया गार्डन्स जिन्हें कहा जाता है, मुगल गार्डन्स, ये पहला मुगल गार्डन है क्योंकि ये बाबर ने शुरू किया था। पूरे पाकिस्तान में हमारे अदलिया को, लाहौर हाई कोर्ट को ये जगह पसंद आई कि हमारा जुडिशल कॉम्प्लेक्स यहाँ पे बनाना चाहिए। तो उसके बाद ही राजी अलाटमेंट के मामले पर रजिस्ट्रार लाहौर से रिपोर्ट तलब कर ली है, शुक्र है चीफ जस्टिस साहब ने। तो इसकी कोई 80 कनाल जो है ना ज़मीन अलाट हो चुकी हुई है। और मुख्तस ज़मीन छोड़कर लाहौर हाई कोर्ट की नज़रें जो है ना, पहले एक जगह उनके मुख्तस जो की गई थी वो गालिबन किसी और जगह थी, तो इसी पे ही पड़ी जो है बागे सफा पे ही पड़ी। और जो है यहाँ का जो है इसके बाद कहीं गालिबन चकवाल के अंदर भी इनको कोई जगह का अलॉटमेंट का एक इशू था, पर घूम फिर के ये किया गया कि ये बाग के उन्होंने कहा जी हमारा यहाँ पे जुडिशल कॉम्प्लेक्स होगा तो बड़ा बनेगा, यानी ये सारी निशानी खत्म हो जाएगी। यही गिले जो पाकिस्तान में मुख्तदर जो भी तबका होता है वो मुख्तदर तबका जो है वो शुरू हो जाता है, उसको जो जगह पसंद आती है क्योंकि उनको कोई हाथ डालने वाला नहीं है, वो कहते हैं जी हमारा बनेगा, तो किसी की जरूरत नहीं होती। क्यों? जाहिर है कि जुडिशरी अदलिया कौन बोलेगा, वो जो इंसाफ का मंदिर है जो है ना वो उसके ही घर में टल्लियां बजनी चाहिए। जब वो खुद ही इस तरह के उसमें चला जाए तो फिर उसके बाद क्या कहेंगे। तो मैं बस ये कहूंगा, एक तो ये तारीफ मैं करना चाहूंगा, साथ में तरला भी करना क्विकली चाहूंगा खुदा के लिए। ये जो आपने ये जो एक गैग ऑर्डर सब पास किया है कि ये बिल्कुल आपकी बात ठीक है, इस तरह की वो नहीं फैलानी चाहिए, मगर क्या करें, हमारी एक जो आपने कहा कि इस पे बहस नहीं हो सकती, इस पे ज़रा गौर करें या शायद हमें दुरुस्त करें अगर हम उसकी मिस इंटरप्रेट कर रहे हों कि जनाब पाकिस्तान के अंदर एक 9 महीने से इलेक्शन एक सूबे के 2 सूबों के अंदर नहीं हुआ, यहाँ जो है 3 महीने का 5-6 महीने पे जा रहा है, तो उसके ऊपर जब हम ये बात नहीं करेंगे तो फिर क्या करेंगे। तो ये बिल्कुल बदनीति पे कोई है तो उसके खिलाफ कोई एक्शन ले लिया जाए, मगर ये गैग ऑर्डर पास कर देना एक जो है फंडामेंटल राइट्स की जो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के साथ डायरेक्टली है, मेरा ख्याल वो एक्सप्लेनेशन कोई रजिस्ट्रार साहब के थ्रू इस पे दे दें तो हम बड़े शुक्रगुजार होंगे। थैंक यू सो मच। तमाम देखने वालों का भी शुक्रिया। मुझे इजाजत दे, अपना बहुत सा ख्याल रखिए। खुदा हाफिज।